देखिए बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम की। ये थ्योरम आपके सामने ये कहती है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब आपके पास कोई एक लाइन है और वो लाइन कैसे ड्रॉ करी गई है, किसी एक ट्रायंगल की जो कोई भी साइड ले लो, चाहे ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, तीनों में से किसी भी एक साइड ले लो और उसके अनदर साइड मतलब उस साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो और वो जो लाइन ड्रॉ करी गई है वो इंटरसेक्ट करती है द अदर टू साइड, वो बाकी बची हुई दो साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग जगह पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आपके पास ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है, वो लाइन ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल में ड्रॉ करी गई है, तो वो लाइन क्या कर देगी, वो लाइन ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। एक बार और बताता हूं। ये थ्योरम यहां पर ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल अगर आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन क्या करती है, बाकी बची हुई दोनों साइड को किसी ना किसी पॉइंट पर टच करती है, तो फिर आपके सामने अगर आपने वो लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है किसी अनदर साइड के, तो आपके पास जो ट्रायंगल की अदर साइड होंगी वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। डायग्राम से समझाऊंगा, काफी अच्छा समझ आएगा, ध्यान से देखिए। हमने लाइट करा, हमारे पास यहां पर ये एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास यहां पर एक ट्रायंगल है। अब ये वाली साइड को मान लीजिए हम इस साइड की बात करते हैं, पहले इसका नाम दिया ए बी और यहां पर इसका नाम दिया सी। अब मान लीजिए बात करते हैं हम लोग इस साइड के, और मैंने क्या करा, इस साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो लाइन क्या करती है, बाकी बची हुई दोनों साइड को कहीं ना कहीं टच करती है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। यहां पर भी वही बात हो रही थी कि ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब वो बाकी बची हुई दोनों साइड को किसी ना किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसका नाम दे देते हैं ए बी सी के बाद ये वाला डी और ये वाला ई। क्या आपको ये समझ आया? अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये लाइन थी, सबसे पहले एक ट्रायंगल था, मैंने क्या करा, इस साइड के पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ करी जिसने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल की बाकी बची हुई दोनों साइड को कहीं ना कहीं टच करा। तो आपके पास ये थ्योरम का रिजल्ट ये कहता है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो आपके पास जो इसका रेशियो है, मतलब एडी और डीबी का रेशियो है, वो इक्वल आ जाएगा एई और ईसी के रेशियो के। उसने यही कहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कि आपके पास ये जो दोनों साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। सेम रेशियो का मतलब यहां से यहां तक का जो रेशियो होगा एडी, वो उस एडी का रेशियो किसके साथ, डीबी के साथ, वो इक्वल आएगा ए का रेशियो ईसी के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने से पहले, इस थ्योरम को समझने से पहले कुछ बेसिक रूल को हमें समझना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसके बेसिक रूल की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक एक्यूट एंगल है, कोई भी आपके पास एक एक्यूट ट्रायंगल है, मतलब जिसके सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, और आपको उस एक्यूट ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे? देखो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि आप 1/2 बेस इंटू हाइट कर दो, मतलब बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां पर भी हम वैसे ही कर सकते हैं। जैसे अगर एक्यूट ट्रायंगल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से मान लीजिए मैंने एक बिल्कुल परपेंडिकुलर डाला, यहां से मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर मेरा हाइट का काम कर देगा, और ये मेरे पास पूरा का पूरा बेस तो है ही है। ये परपेंडिकुलर मेरा हाइट का काम कर देगा और ये पूरा का पूरा बेस तो मेरे पास है ही है। और अगर इसका एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस। ये आपको समझ आया? अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो एक साइड होती है ये परपेंडिकुलर वाली, ये तो खुद ही आपके सामने हाइट का काम करती है, और बेस मेरे पास ये ही है पूरा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस हाइट में इस बेस की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल समझते हैं, जिसका जो एक ना एक साइड जो होगा, उसकी एक साइड जो होगी वो 90 डिग्री से बड़ी होगी।
अगर मान लीजिए मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तब ध्यान से देखिएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए आपके पास यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बेस है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बेस है। एक काम करो, इस बेस के अपोजिट साइड में आपका जो एंगल बन रहा है, इस बेस के अपोजिट साइड में जो आपका कॉर्नर है, बेस के अपोजिट साइड में जो आपका कॉर्नर है, वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो बेस की तरफ, वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो बेस की तरफ। अब आपने ये जो परपेंडिकुलर डाला है बेस की तरफ, ये क्या बताएगा, ये लाइन हमें क्या बता रही है, ये लाइन हमें बता रही है यहां इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले कॉर्नर, मतलब इसको ए नाम दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया और इसको डी दिया। तो ये हमें बता रहा है कि ए से लेकर यहां इसके बेस तक की जो हाइट है वो कितनी है। ये एडी हमें क्या बता रहा है, ये एडी हमें बता रहा है हाइट, किसकी हाइट, यहां इस पॉइंट ए से लेकर इस वाले कॉर्नर ए से लेकर इसके बेस यहां बीसी तक की, क्योंकि आप देख सकते हो ये हाइट का काम कर रहा है जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है। तो इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं इस बेस में, इस वाले बेस में इसके हाइट की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा एरिया आ जाएगा। तो यहां पर इसमें इसी रिजल्ट का यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल वाले का ही यूज होगा। क्या यूज होगा, एक बार तीनों रिवाइज कर लेते हैं, कोई नहीं। तो आपके सामने अगर एक्यूट ट्रायंगल है, मतलब आपके सामने 90 डिग्री से उसके सारे एंगल छोटे हैं और आपको उसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करो, किसी भी एक पॉइंट से अपने किसी भी एक पॉइंट से आप उससे परपेंडिकुलर कर डालो, वो परपेंडिकुलर आपके सामने हाइट का काम करेगी और उस हाइट में उसके बेस की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक साइड खुद ही हाइट का काम करती है, तो ये एच आपके सामने हाइट का काम कर रहा है, इसका मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो आपके सामने बेस है ही है, ये आपके सामने हाइट है ही है। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज के लिए क्या होगा, जैसे आपके पास ये बेस था, तो बेस के अपोजिट साइड में आपका जो भी एंगल बन रहा है, जो भी आपका कॉर्नर है, उस कॉर्नर से क्या करो, एक परपेंडिकुलर डालो जो कि बेस को आगे चल के कहीं ना कहीं टच करेगा। बेस के अपोजिट कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर डालो जो कि बेस को आगे चलकर कहीं ना कहीं टच करेगा। तो ये परपेंडिकुलर आपको क्या बता रहा है, ये परपेंडिकुलर हाइट बता रहा है। कहां से कहां तक की हाइट, ए से लेकर बीसी तक की हाइट। बस ये बीसी थोड़ी सी आगे है, लेकिन है तो आपके सामने हाइट ही ना, ये पूरा का पूरा है तो आपके सामने प्लेन ही ना। तो ये आपके सामने एडी हाइट हो गई, ये बीसी आपका बेस था, एडी और बीसी की मल्टीप्लाई, एडी और बीसी की मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका एरिया आ जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का भी। तो इस तरीके से आप चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, चाहे वो एक्यूट हो या फिर चाहे राइट हो, आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। ये पहला कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड कंसेप्ट आता है 9th क्लास का। उसका प्रूफ मैं यहाँ नहीं दूंगा, बस आपको समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट करेगा, प्रूफ भी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। वो रिजल्ट आपके पास ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक बेस है, आपके पास एक बेस है और इसी बेस के पैरेलल में एक अनदर लाइन है। आपके पास एक बेस है और इसी बेस के पैरेलल में एक अनदर लाइन है, और आपने क्या करा हुआ है, इस बेस को एक ट्रायंगल बनाया है। और ट्रायंगल किस तरीके से बनाया है, कुछ इस तरीके से अपना ट्रायंगल आपने यहां पर बनाया है, कुछ इस तरीके से आपका यहां पर ट्रायंगल बना हुआ है। मतलब एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी डी, एक ट्रायंगल है आपका एडीसी, ये 90 नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक ट्रायंगल है आपका एडीसी और एक ट्रायंगल है आपका ये बीसीडी, एक ट्रायंगल है आपका बीसीडी। आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एडीसी और बीसीडी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल इस सेम बेस, ये आपका बेस सेम है यहां पर डीसी, इस सेम बेस डीसी पर बना हुआ है। और आपके सामने जो इसके अपोजिट में एक लाइन है वो ए बी पैरेलल है। तो अगर कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस पर बनते हैं तो उनका एरिया ऑलवेज इक्वल होता है, उनका एरिया हमेशा सेम होता है। एक बार और रिपीट करूंगा, अगर आपके सामने कोई भी ट्रायंगल सेम बेस पर बनता है, अगर आपके सामने कोई भी ट्रायंगल सेम बेस पर बनता है तो वो उनका जो एरिया होता है, मतलब जो ये वाला एरिया होगा वो एरिया सेम होगा इस वाले एरिया के। क्या आपको ये समझ आया? ये वाला कंसेप्ट भी यहां पर यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में जब हम लोग थेल्स थ्योरम को करेंगे
तो हमारे सामने दो कंसेप्ट यूज होगा। सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल का एरिया किस तरीके से निकालते हैं, और दूसरा कि अगर आपके सामने बेस सेम हो, तो उसके द्वारा जो भी आपके पास ट्रायंगल बनता है उसका एरिया सेम होता है। कंडीशन बस ये होनी चाहिए कि उसके अपोजिट साइड में जो लाइन होगी वो पैरेलल होनी चाहिए, मतलब ए बी जो है वो पैरेलल होनी चाहिए इस डीसी के। ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले हमें इसकी प्रूफ गिवन को देखना होगा। गिवन के बाद हम जब अपने क्वेश्चन को करते हैं ज्योमेट्री वाले, तो पहले हमें गिवन को लिखना पड़ता है, फिर गिवन के बाद क्या प्रूफ है वो लिखना पड़ता है, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन को लिखो, और फिर फाइनली अपने प्रूफ को स्टार्ट करो। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम वही करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन को लिखूंगा, और गिवन में क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन है वो लिखना होता है। जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आपके सामने एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसी अनदर लाइन के, और वो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड को किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे। ये आपको पूरा की पूरी रामायण गिवन थी। तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल, इन ए, या सीधा लिख देते हैं इन ए ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल का सिंबल बना दो, इन ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी में ये जो लाइन है डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब डीई इज पैरेलल टू बीसी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल का यूज कर दो, डीई इज पैरेलल टू बीसी। जो आपका डीई है वो पैरेलल है किसके? वो बीसी के पैरेलल है। अब आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल था एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो आपकी साइड थी डीई वो पैरेलल है इस साइड बीसी के। अब इस डी ने क्या करा है, इस डी ने इसकी अदर टू साइड को किसी ना किसी टू पॉइंट पर डिस्ट्रिक्ट करा है, और ये लाइन आपके सामने क्या करती है, ये लाइन आपके सामने इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। उस साइड का नाम क्या है? ए बी और ए सी। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ए बी एंड ए सी। अब ए बी को किस पॉइंट पर टच करा है? ए बी को डी पर टच करा है, तो ए बी एंड ए सी एट डी, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर, एंड ई, और ए सी को उसने ई पर टच करा है। ये आपको समझ आया? सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, और इसने क्या करा है, डीई ने ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है, वो मैंने यहां पर लिख दिया। ये कंडीशन में मुझे गिवन था। अब कंडीशन में क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा क्या, कि जो यहां से यहां तक का रेशियो है, मतलब AD का रेशियो जो DB के साथ है, मतलब AD अपॉन में DB, वो आपके सामने इक्वल होगा यहां पर जब आप AE का रेशियो EC के साथ निकालेंगे, मतलब AE अपॉन में EC के। ये कंडीशन में आपको प्रूफ करना है कि जो AD और DB का रेशियो है वो इक्वल होगा यहां पर जब आप AE का रेशियो EC के साथ निकालेंगे। अब उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। जब हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, उस कंस्ट्रक्शन को भी यहां पर लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मैं क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस B को इस E के साथ ज्वाइन करा, B को E के साथ ज्वाइन करा, और यहां पर इस D को C के साथ ज्वाइन करा, यहां पर इस D को C के साथ ज्वाइन करा, और यहां D से एक परपेंडिकुलर डाला, यहां पर D से एक परपेंडिकुलर डाला इस AE पर, और वैसे ही सेम इस E से एक परपेंडिकुलर डाला यहां पर आपके सामने AD पर। टोटल 4 कंस्ट्रक्शन मैंने करे हैं। सबसे पहले ज्वाइन द पॉइंट B एंड D, B और E को ज्वाइन करा, फिर ज्वाइन द पॉइंट C एंड D, C और D को ज्वाइन करा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम D टू AE एंड फ्रॉम E टू AD, उसको लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आपके सामने था कि ज्वाइन द पॉइंट BE, आपने BE को ज्वाइन करा और CD को ज्वाइन करा, आपने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा। उसके बाद हमने लिख दिया यहां पर ज्वाइन द पॉइंट B और CD। अब उसके बाद ध्यान से देखिए,
ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इसका कोई नाम नहीं है, तो इसका कोई नाम दे देते हैं। लेट से यहां पर m दे दिया और यहां पर लेट से हमने n दे दिया। इसका मतलब dn इज परपेंडिकुलर टू AE एंड EM इज परपेंडिकुलर टू AD। ये हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट किया, ये परपेंडिकुलर डाला है ये और ये। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले dn परपेंडिकुलर टू AE एंड यहां लिख देते हैं एंड dn इज परपेंडिकुलर टू AE। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया और उसके बाद क्या कंस्ट्रक्शन किया? ये EM इज परपेंडिकुलर टू ED, ये EM इज परपेंडिकुलर टू क्या नाम है इसका? AD। ये हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया। सबसे पहले ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन था, तो आपके सामने जितनी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने की फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, हमने लिख दिया। फिर टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है वो लिखना होता है, हमने लिख दिया। और अगर कोई क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है, जैसे यहां पर हमने ये 4 कंस्ट्रक्शन करे हैं, ये और ये, उन चारों कंस्ट्रक्शन को भी हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद फाइनली अब जाके हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है, लेकिन आपको ये सारा लिखना पड़ेगा पेपर में क्योंकि स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। अब ये हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर अपने इस ट्रायंगल ADE की, तो वी नो डेट कि आपके सामने जो एरिया ऑफ, मैं इसके ADE के एरिया की बात करूंगा, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगर आप ट्रायंगल ADE का एरिया निकालोगे तो ध्यान से देखिए, आपके सामने मैं यहां पे रफली डायग्राम बना रहा हूं, ये A, ये वाला D और ये वाला E। अब आपके सामने इसका एरिया निकालने का 2 ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर मैंने 2 परपेंडिकुलर डाले हैं, पहला ये और फिर दूसरा ये। तो आप अगर इस परपेंडिकुलर को लोगे तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? हाइट, और ये वाला परपेंडिकुलर यहां पड़ा है तो ये बेस, मतलब इस हाइट में इस बेस की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, एरिया आ जाएगा। या फिर अगर आपने इस वाले हाइट को लिया, इस वाले परपेंडिकुलर को लिया, तो ये आपका बेस का काम करेगा। मतलब हाइट इंटू बेस दोनों की मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों में से किसी को भी परफॉर्म करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग यहां पर इसको परफॉर्म करते हैं कि जैसे मान लीजिए इस बेस को पकड़ते हैं AD को। अब आपके सामने अगर ये AD बेस होगा, अगर ये AD आपका बेस होगा, तो ये बात यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि जो ये EM होगा, ये जो EM होगा वो क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर मैंने इस AD को बेस लिया, अगर मैंने इस ट्रायंगल ADE में AD को बेस लिया, तो आपके पास हाइट का काम कौन करेगा? हाइट का काम ये EM करेगा, हाइट का काम ये EM करेगा। और ये आपका रिजल्ट आ चुका पहला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EM। इतना समझ आया आपको? अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब मैं बात करूंगा अपने यहां पर इस वाले ट्रायंगल DB और E की। मैं अपने इस वाले ट्रायंगल DBE की बात करूंगा। अब इसको ध्यान से समझिए, आपके पास, आप इस बात को देखकर यहां पे क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के पास हाइट क्या है वो हमें नहीं पता, क्योंकि यहां पर इस BDE में आपके सामने ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये कोई अंदाजा नहीं है। ट्रायंगल आपका इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, तो ये परपेंडिकुलर का काम नहीं करेगी, ये आपके सामने रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मतलब ये लाइन अब परपेंडिकुलर नहीं रही अगर आपने ट्रायंगल तिरछा करके इस तरीके से बना दिया। तो इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को उसी तरीके से बिहेव करिए जैसे मैंने आपको ऑब्ट्यूज का बताया था। क्या बताया था? कि आपके सामने अगर ये बेस हुआ, अगर ये वाला BD आपके पास बेस हुआ, तो इस बेस के अपोजिट कॉर्नर पे ये E लिखा हुआ है। इसका मतलब E से सामने एक परपेंडिकुलर डालो, तो वो परपेंडिकुलर आपका हाइट का काम करेगा और ये BD आपका बेस का काम करेगा। याद आया आपको ऑब्ट्यूज का? तो वही रूल हम लोग यहां पर लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का? BDE का। एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी और ई का वही फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे 1/2 तो सेम है। अब बेस इस BDE में ये आपका बेस है BD और ये आपका यहां पर हाइट है जो कि EM लिखा हुआ है। मतलब ये बेस ये हाइट, क्यों? क्योंकि बेस के सामने जो भी कॉर्नर आपका बन रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, वो हाइट का काम करता है। ये हमने सबसे पहले बेसिक रूल में समझा था। तो BD इंटू EM, यहां पर लिख सकता हूं मैं BD और यहां पर इंटू में EM। ये समझ आया? अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको कंडीशन सेकंड मानिए और क्या करो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। क्या करो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को, मतलब कंडीशन फर्स्ट को डिवाइड बाय कंडीशन सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट आपके पास है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में, या मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर दूं क्योंकि हमारे पास स्पेस चाहिए और स्पेस नहीं है, तो मैं यहां से यहां तक का रफ कर देता हूं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद आप लोग यहां पे करते हैं, इसको यहां से रफ करके यहां ऊपर की तरफ करते हैं। फर्स्ट को कंडीशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को हम लोग यहां पर डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू AD इंटू EM, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 BD इंटू EM, 1/2 इंटू। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 1/2 से 1/2 EM से EM कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा? आपका बचा AD अपॉन में BD। क्या आपको ये समझ आया? इसको कंडीशन थर्ड मान लिया हमने। अब सेम काम हम लोग फिर से एक बार और रिपीट करेंगे ऐसा ही। क्या? हम लोग फिर से यहां पर अपने इसी वाले ट्रायंगल ADE की बात करेंगे, लेकिन इस बार मैं अपने बेस और अपने परपेंडिकुलर को चेंज कर दूंगा। क्या? इस बार मैं क्या करूंगा, अपने परपेंडिकुलर को ये वाला लूंगा और अपने बेस को ये वाला लूंगा। लास्ट टाइम हमने ये और ये लिया था, इस बार मैं ये DN और ये AE लूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैसे निकलेगा? जब आप 1/2 के साथ बेस इंटू हाइट करोगे, और इस बार मैंने बेस AE को माना है और हाइट DN को माना है, मतलब AE और इंटू में यहां पर DN। ये बहुत इजी था, ये हमें समझ आ गया, इसको कंडीशन फोर्थ दिया। और इस बार फिर से एक बार और मैं अपने इस वाले ट्रायंगल मतलब D, E और C इसकी बात करूंगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैंने अपने इस DE को बेस माना, तो इस बेस के सामने जो कॉर्नर है, इस बेस के सामने EC के सामने कौन सा कॉर्नर है? ये कॉर्नर D है। तो D से एक परपेंडिकुलर डालो जो कि हाइट का काम करेगा। मतलब बेस EC के सामने से EC के सामने जो कॉर्नर है D, वहां D से एक परपेंडिकुलर डाला जो हाइट का काम करेगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला DE और C इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिर से बेस क्या है? EC, बेस है आपका EC और हाइट क्या है? हाइट है आपका DN, तो इंटू में DN। इसको कंडीशन फिफ्थ। अब फिर से कंडीशन फोर्थ डिवाइडेड बाय कंडीशन फिफ्थ, मतलब ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को डिवाइड करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC से, तो इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2 AE इंटू DN, इसको डिवाइड करोगे 1/2 इंटू EC इंटू DN से। DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2, आपका बचा यहां पर AE अपॉन में EC। क्या आपको यह भी समझ आया? और इसको हमने कंडीशन फिफ्थ के बाद सिक्स सेलेक्ट कर लिया, कंडीशन फिफ्थ के बाद सिक्स। यहां तक अगर समझ आ गया तो फिर तो इसके आगे बहुत आसान है। कोई प्रॉब्लम यहां पर? ओके।
अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से हमारे पास क्योंकि स्पेस कम है लेकिन हमें जरूरत सिर्फ इन दोनों पॉइंट की है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, नीचे वाले पोर्शन को रफ करूंगा। क्या आपने ये भी नोट कर लिया? ओके, ध्यान से देखिए, आपके पास ये जो ट्रायंगल है, क्या कौन सा ट्रायंगल, ये BDE और ये वाला ट्रायंगल आपका DEC, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपका सेम साइड DE पर बना हुआ है। अब सेम साइड वाला रूल लगेगा जो हमने बेसिक में बताया था, क्या कि अगर आपके सामने किसी सेम साइड पर, किसी सेम बेस पर आपके सामने दो ट्रायंगल बन रहे हैं और उसके अपोजिट साइड में एक लाइन है जो कि उसके पैरेलल है, जहां पर ट्रायंगल उसे टच कर रहे हैं, तो उसका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो यहां पर ये जो आपके सामने ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, नाउ ये जो ट्रायंगल BDE है एंड ये वाला जो BDE और ये वाला ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DEC, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल यहां पे सेम बेस DE पर बने हुए हैं, आर ऑन सेम बेस DE and DE is perpendicular to BC, sorry DE is parallel to BC, ये भी आपको समझ आया, DE is parallel to BC। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इस BDE का और इस DEC का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। प्रूफ के लिए कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, यहां नहीं समझाऊंगा। तो आपका जो एरिया होगा किसका, BDE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, वो आपके पास इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BD है और यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। एक काम करो, क्या काम करोगे, अपनी इस वाली कंडीशन को ध्यान से देखो भाई, BDE तो यहां भी आ रहा है और DEC तो यहां भी आ रहा है, BDE यहां भी है, DEC यहां भी है, उसके साथ ऊपर की तरफ दोनों जगह ADE है, जो ADE है वो ऊपर की जगह है। तो एक काम करो, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने का मतलब 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। आपने क्या करा, आपने रेसिप्रोकल कर दिया, आपने क्या करा, आपने रेसिप्रोकल कर दिया। अब दोनों के ऊपर की तरफ क्या है, दोनों के ऊपर की तरफ ADE है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाय ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में नीचे वाला सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहां पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब ADE अपॉन BDE किसके इक्वल है, वो आपका AD अपॉन BD के इक्वल है। तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई करा है, लिख देना मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये इस तरीके से लिख देना। अब ADE अपॉन BDE किसके इक्वल है, वो यहां पर इस AD अपॉन BD के इक्वल है, और वैसे ही ADE अपॉन DEC, ये वाली कंडीशन किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है। और ध्यान से देखिए, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही हमें प्रूफ करना था। थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम BPT कहते हैं, वो यही कहती है कि आपके सामने किसी एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप किसी अनदर लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि अदर साइड को कहीं ना कहीं टच करती है, तो आपके सामने वो लाइन क्या करती है, उस ट्रायंगल की अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। अगर आप किसी एक ट्रायंगल में, मैंने ये वाली साइड ली है, समझाने में अच्छा रहेगा, वरना आपको इस तरीके से घूम के देखना पड़ता अगर मैं ऐसे बनाता या ऐसे बनाता, तो क्योंकि हमारा हम सामने ऐसे देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसके पैरेलल ये साइड लिया। अब इस साइड ने क्या, इस लाइन ने क्या करा, इसकी अदर साइड को यहां दो जगह टच करा, तो फिर ये दो जगह टच करने के बाद ये लाइन इसकी अदर साइड को इक्वल रेशियो में क्या कर देगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी।
मतलब यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल आ जाएगा यहां से यहां तक के रेशियो को, और यही हमें प्रूफ करना था। यही हमारा बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको फुल फॉर्म कहेंगे, या थेल्स थ्योरम है। क्या ये आपको समझ आया?